ना है तो शुरू में हमने कर लिया था काइनेटिक्स। अब जो है हम ग्राफ बता रहे थे आपको। तो ग्राफ के अंदर आपको बोला था कि ये जो पहला वाला ग्राफ है, अगर आप ये देखेंगे, इस साइड हमने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लिखी है, इस साइड टाइम लिखा है। तो जब शुरुआत होती है, जब आप दो चीजों को मिक्स करते हैं, रिएक्टेंट्स लेते हैं, तो ये कह रहे हैं कि जब टाइम 0 होता है, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ होता है, उस टाइम रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन होती है, इट इज इक्वल टू आर नॉट। आर नॉट जो होती है, इट इज इनिशियल कंसंट्रेशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आर नॉट है। आर नॉट क्या है? हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन। तो जो शुरुआत में हम कंसंट्रेशन लेते हैं स्टार्टिंग में, एट द स्टार्टिंग ऑफ रिएक्शन, वो होती है आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन है जब टाइम 0 है। लेकिन जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ता है, टाइम बीतता है, तो रिएक्टेंट्स जो हैं वो कम होने लग जाते हैं, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटती है। तो ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इस तरह से घट रही है। इसी तरह से अगर आप प्रोडक्ट्स की बात करें, जब रिएक्शन हुआ ही नहीं होता, मीन टाइम जो है वो आपका 0 होता है, तो प्रोडक्ट कितने होते हैं? यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लिखी है या टाइम लिखा है? तो प्रोडक्ट कितने होते हैं? 0। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज करती है। अब इसी ग्राफ के थ्रू कह रहे हैं कि हम रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। दो तरह का रेट ऑफ रिएक्शन होता है। अगर आप देखें कई जगह पे आपको डेल्टा, जैसे मैंने कल भी बताया था, डेल्टा इस तरह से डेल्टा लिखा हुआ मिलेगा। मान लीजिए ये आपका रेट ऑफ रिएक्शन है, माइनस डेल्टा आर बाय डेल्टा टी। तो ये आपका जो इस तरह से ये डेल्टा लिखा होता है, ये वाला डेल्टा, ये जो आपका ये वाला डेल्टा है, दिस इज फॉर बिग चेंज। जो लार्ज चेंज होता है, और आपको पता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में लार्ज चेंज कब होता है? जब आप एक जगह से एक टाइम से दूसरे टाइम पे मूव करें। तो ये कह रहे हैं, मान लीजिए पहले टाइम था t1, ये t1 है, इसको अगर हम और करें, तो जब टाइम हमारा t1 था, तो आप देख सकते हैं कंसंट्रेशन जो थी हमारी, ऊपर अगर जाएंगे, इट इज, लेट अस सपोज ये C1 थी, और जब टाइम आगे बढ़ा तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटकर क्या हो गई? C2। तो इसको हम डेल्टा से लिखते हैं, दिस इज फॉर लार्ज चेंज। तो इसको हम कह सकते हैं फाइनल माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइड बाय T2 माइनस T1। और आगे माइनस आपको पता ही है, क्योंकि जब आप C2 में से C1 माइनस करेंगे तो आंसर नेगेटिव आएगा, तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए आगे यहाँ पे हमारा जो है माइनस लगा हुआ है। तो ये जो होता है, दिस इज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन दो टाइम्स के बीच का टाइम, की इतने से इतने टाइम के बीच में, मीन T2 से लेके T1 टाइम के बीच में उसका एवरेज रेट कैसा रहा। क्योंकि जैसे जैसे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटती है ना, क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे रेट लॉ में कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटेगी तो रेट में भी थोड़ा 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 फर्क आना चालू हो जाएगा, और एंड आते आते रेट बिल्कुल लगभग 0 ही हो जाता है। तो ये कह रहे हैं कि टाइम के साथ साथ घटता है, लेकिन मैंने अब एक रेंज में निकाला है कि जब पहले टाइम T2 था, T1 था, और बाद में T2 हो गया, तो कितना रेट हो गया? तो वो कहलाता है एवरेज रेट। इसको हम डेल्टा को लार्ज चेंज के लिए निकालना चाहते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए ये कह रहे हैं आप एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए निकालना चाहते हैं, जहां पे जो डेल्टा टी है, इट अप्रोचेस टू 0। तो आपको पता होगा, जब हम कहते हैं कि चेंज, ये जो डेल्टा टी है, टाइम में ज्यादा चेंज ना हुआ हो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, तो डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, आपको पता होगा डिफरेंशिएशन में हम उसे कैसे लिखते हैं? स्मॉल डी टी से। तो ये कह रहे हैं कि अगर मुझे मान लीजिए इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे निकालना है कि रेट क्या था जब एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन थी रिएक्टेंट की, उस पे क्या था, तो उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उस पॉइंट पे एक हम टेंजेंट टाइप की बनाते हैं। तो ये लाइन बनाते हैं उस पॉइंट पे, और उस लाइन की जो है वो स्लोप निकालते हैं। दैट स्लोप, माइनस स्लोप इसलिए क्योंकि लाइन नीचे की तरफ है, उसकी स्लोप नेगेटिव आएगी, तो नेगेटिव को नेगेटिव से इंटू करके प्लस करेंगे। तो
इसको हम लिखते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इसको लिखते हैं माइनस dr/dt। तो ये सिर्फ इतना ही है कि भाई इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, इसका आगे हम इतना यूज नहीं करेंगे क्योंकि हम इतने लेवल पे नहीं पढ़ेंगे। तो आप डेल्टा भी कई जगह यूज करेंगे, कई जगह डी भी यूज करेंगे। अगर आपकी मर्जी, आप डेल्टा लिखें या आप ये स्मॉल वाला डी लिखें, लेकिन अगर क्वेश्चन में मेंशन है ये वाला डेल्टा, कैपिटल डेल्टा, ज्यादातर हम स्मॉल डी लिखेंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन में मेंशन है लार्ज डेल्टा या चेंज मेंशन है तब हम ये वाला डेल्टा यूज करेंगे। तो ये जो होता है इट इज स्लोप। अब इसी तरह से ये कह रहे हैं अगर आप प्रोडक्ट के ग्राफ से निकालना चाहें तो मान लीजिए प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पहले C1 थी टाइम T1 पे, जब ये टाइम T1 था C1 कंसंट्रेशन थी, जब टाइम T2 हो गया C2 कंसंट्रेशन हो गई, तो आपका एवरेज कितना आएगा, डेल्टा P बाय डेल्टा T, मतलब C2 माइनस C1 डिवाइड बाय T2 माइनस T1। ये बताता है आपका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। और अगर आप किसी इंस्टेंट पे निकालेंगे, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालेंगे, तो वहां पे एक लाइन बनाई जाएगी, उसकी स्लोप निकाली जाएगी, दैट विल गिव रेट ऑफ इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, मतलब इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये इतना सा है, बस इतना ध्यान रखना है कि जब आप एवरेज निकालते हैं तो फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल करेंगे, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम करेंगे, और अगर आप प्रोडक्ट की टर्म में लिखेंगे तो आगे पॉजिटिव का साइन आता है, और अगर आप रिएक्टेंट की टर्म में लिख रहे हैं रेट को तो वो माइनस का साइन आता है। तो बस इतना ही है इसमें, बाकी आगे न्यूमेरिकल्स वगैरह होते हैं। अब आगे मेन बात आती है, यहां से चैप्टर का जो है ना, जो न्यूमेरिकल्स आते हैं स्टार्ट होते हैं। अब ये कह रहे हैं लेट अस सपोज एक रिएक्शन दिया हो, क्योंकि जो मैंने पहले बताया था वो तो मैंने आर से ऐसे प्रोडक्ट तक दिया हुआ था, लेकिन आपको पता है इसके आगे स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट भी होते हैं। तो ये कह रहे हैं मान लीजिए ये एक जर्नल रिएक्शन है, ये स्टीकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, आगे 1 2 3 5 जो लिखा होता है, तो ये जर्नल रिएक्शन आप देख लीजिए। अब ये कह रहे हैं आप इसका लिखना चाहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, तो कैसे लिखेंगे? मैंने आपको बोला था आप क्या लिखेंगे, देखिए क्योंकि आगे ये स्टीकियोमेट्रिक कोफिशिएंट भी है, तो ये प्रोडक्ट है, सॉरी ये रिएक्टेंट है ए और बी। तो आप देख सकते हैं मैंने कैसे लिखा है, माइनस, क्योंकि रिएक्टेंट है, 1/a। 1/a का मतलब है इसके आगे का स्टीकियोमेट्रिक कोफिशिएंट भी इन्वॉल्व हो जाएगा, dA/dt। आप वो वाला डेल्टा भी लिख सकते हैं, लार्ज वाला भी, क्योंकि इन वालों में इतना फर्क नहीं पड़ेगा। स्मॉल डी से ज्यादातर लिखिए, अगर क्वेश्चन में मेंशन है डेल्टा तब आप लिखिए, अदरवाइज स्मॉल डी ही लिखिए, दोनों ही ठीक है। ये जर्नल इक्वेशन लिख रहे हैं। ऐसे ही जब आप बी की टर्म में लिखेंगे, मतलब ये रेट इसके बराबर भी हो सकता है, इस एक्सप्रेशन के बराबर भी हो सकता है। रेट कैन बी इक्वल टू बी के माइनस 1/b, जो स्टीकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो डिवाइड में आ जाता है, dB/dt। रेट ये भी हो सकता है, रेट कैन बी दिस ऑल्सो। अगर मैं प्रोडक्ट की टर्म में लिख रही हूं तो आप देख सकते हैं +1/x dx/dt। y की टर्म्स में भी लिख सकती हूँ, दिस इज इक्वल टू 1/y dy/dt। तो पहले तो इसी टर्म को देखिए, आप इसको अच्छे से देख लीजिए। अब आप देख सकते हैं रेट इस टर्म के बराबर भी है, इस टर्म के बराबर भी है, इसके बराबर भी है, एंड इट कैन ऑल्सो बी इक्वल टू ये जो y का कंसंट्रेशन है उसके टर्म्स में भी हम लिख सकते हैं, y की कंसंट्रेशन के टर्म में भी हम लिख सकते हैं। और देखिए तो इसका मतलब ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये हम न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे, तो ध्यान रखिएगा। तो सबको इतना समझ में आया कि रेट ये वाली जो इक्वेशन है हमने कैसे लिखी है, इक्वेशन से लिखी है, इतना पहले बताइए। हाँ जी अनुराग बोलिए। मैम ये स्टीकियोमेट्रिक कोफिशिएंट डिवाइड में क्यों आ जाता है? ये डिवाइड में इसलिए आ जाता है कि भाई ये जो है रिएक्शन का आगे बढ़ने का मतलब ये होता है कि भाई रिएक्शन जो है वो आगे बढ़ रहा है, प्रोडक्ट बन रहे हैं। अगर आप इसकी बात करेंगे, ये इसकी जितनी भी डिसअपेयर होगा, मतलब देखिए मान लीजिए ये 2A है, ये B के साथ रिएक्ट हो रहा है, ये C बना रहा है। रिएक्शन में इसकी जो घटने की स्पीड है इसकी, वो 2 गुना है B से, हाँ। है ना।
लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन में इसकी जो वो होनी चाहिए ना, वो हाफ हो जाएगी, क्योंकि ये जो है ना, ये हाफ में आएगा, क्योंकि अगर देखा जाए एक रिएक्शन में दो ये कंज्यूम हो रहे हैं, एक यस मैम। रिएक्शन में दो कंज्यूम हो रहे हैं, तो अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं इस पर्टिकुलर की, तो वो हाफ ही आएगा इसका, इसका जो अपना डिसअपियरेंस है उसका हाफ आएगा। ये खुद जिस स्पीड से घट रहा है ना, ये अभी आपको आगे देखिएगा, जिस स्पीड से ये खुद घट रहा है, ये 2 गुना स्पीड से घट रहा है, लेकिन रेट कितना होगा रिएक्शन में, क्योंकि ये 2 पार्टिकल्स इन्वॉल्व है, 2 पार्टिकल्स घटेंगे तो कितना बनेगा रिएक्शन, तो 1 ही गुना आगे बढ़ेगा ना। ए 2 कदम चल रहा है, लेकिन रिएक्शन कितना कदम चल रहा है, 1 कदम, क्योंकि देखिए, क्योंकि एक रिएक्शन में ये 2 इन्वॉल्व है, चाहे ए का 2 कदम चलने का मतलब हो गया कि रिएक्शन कितना चलेगा, 1, और यहाँ बी के आगे लिखिए, यहाँ 1 लिखा हुआ है, अगर बी 1 कदम चल रहा है तो रिएक्शन भी 1 कदम ही चल रहा होगा, तो इसलिए डिवाइड कर देते हैं। अभी आगे देखिएगा, एक एग्जाम्पल है, पहले ये समझ में आया सबको कि भाई हम इस तरह से रेट लिखते हैं। यस मैम। यस मैम, आ गया। ये जर्नल इक्वेशन समझिए, मान लीजिए किसी और को आगे कोई पॉइंट नहीं समझ में था, अब आपको मैं अभी एग्जांपल दूंगी, आपने वो लिखने हैं। इस इक्वेशन को देखेंगे आप लोग, ये वाली इक्वेशन देख लिया, यस मैम। ठीक है। अब मैं, आप बाकी चीजें मत देखिए, आप इसको मत देखिए अभी फिलहाल, आप ये देखिए कि जो मैंने आपको बताया था, क्या मैंने रेट ऑफ रिएक्शन उन्हीं लॉस को फॉलो करते हुए लिखा है? यस मैम। ठीक है, आपको ये समझ में आता है, इसका मतलब आपको अभी मैं क्वेश्चन दूंगी, आपने उसका रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे लिखना है, समझ आ गया? इक्वेशन दी होगी, आपको इस तरह से लिखना है, क्योंकि अभी आप मेरे से पूछेंगे क्या लिखना है हमें, तो एक तो ये चीज लिखनी है। अब बारी आती है, कभी कभी न्यूमेरिकल में दिया होता है रेट ऑफ, क्योंकि अगर आप इसकी बात करें, ये रिएक्टेंट है N2O5, ये क्या हो रहा है, डिसअपियर हो रहा है, ये क्या हो रहा है, डिसअपियर हो रहा है, तो इसका मतलब रेट ऑफ, और ये जो रिएक्शन है ना, ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी है, क्योंकि एक रिएक्टेंट 2 में टूट रहा है। अगर हम कहें रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5, क्योंकि ये रिएक्टेंट है, डिसअपियर हो रहा है, ये मैं इसलिए बता रही हूं क्योंकि कभी कभी न्यूमेरिकल में ना ये दिया होता है। इसका मतलब क्या है, आपको दिया क्या गया है, आपको दिया गया है माइनस, यहाँ पे स्टिचियोमेट्री कोफिशिएंट नहीं होगा, ये इसका डिसअपियरेंस है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि ए का डिसअपियरेंस क्या होता है, माइनस डी ए बाई डी टी, तो इसका मतलब उसके आगे स्टिचियोमेट्री कोफिशिएंट नहीं आता, क्योंकि ए की तो अपनी स्पीड है घटने की, लेकिन हाँ एक पर्टिकुलर रिएक्शन में वो 2 गुना घट रहा है, तो 1 बाय वो कर देंगे ना, तो रिएक्शन की स्पीड जो है वो क्या होगी, 1/2 ही होगी, क्योंकि एक रिएक्शन में 2 ए यूज हो रहे हैं। यहाँ पे रिएक्शन की स्पीड बी की उसके बराबर होगी, डिसअपियरेंस के बराबर, लेकिन ए की हाफ होगी, क्योंकि ए जो है वो 2 कदम चल रहा है, तो रिएक्शन कितना चल रहा है, 1 कदम चल रहा है। तो इसी तरह से आप ये देखिए, अगर आपको रेट ऑफ डिसअपियरेंस दिया हो किसी भी रिएक्टेंट का, इसका मतलब आपको दिया हुआ है माइनस डी, जैसे यहाँ पे है N2O5 डिवाइड बाई डी टी। तो यहाँ पे मान लीजिए कोई और रिएक्टेंट होता, सपोज ये वाला रिएक्टेंट होता, वाटर बन रहा होता, तो हम यहाँ स्टिकियोमेट्री कोफिशिएंट इन्वॉल्व नहीं करते हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस में, तो ये क्या होता, माइनस DH2 बाई डी टी। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट क्या हो रहे हैं, फॉर्म हो रहे हैं, तो हम उनको कह रहे हैं रेट ऑफ फॉर्मेशन। तो NO2 का कभी अगर दिया होगा, इसका मतलब क्या दिया हुआ है, प्लस DNO2 बाई डी टी। ये आगे का 4 कब कंसीडर होता है, जब मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिखती हूँ, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन में ये स्टिकियोमेट्री कोफिशिएंट बड़ा इन्वॉल्व होता है। यहाँ पे ये कितना फॉर्म हो रहा होगा, एक रिएक्शन में ये 4 गुना फॉर्म हो रहा है, मतलब एक रिएक्शन में 4 मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहे हैं, लेकिन ये जो है, ये इसकी तो अपनी स्पीड है ना फॉर्म होने की, रिएक्शन में ये 4 बनेंगे, तब हम कहेंगे कि एक रिएक्शन कंप्लीट हुआ है पूरा का पूरा। यही है ना स्टिचियोमेट्री कोफिशिएंट का मतलब, ये है कि बैलेंस इक्वेशन कहती है कि अगर ये 2 गायब होंगे और ये 4 बनेंगे और ये 1 बनेगा, तो पूरा रिएक्शन कंप्लीट होगा। लेकिन अगर मैं कह रही हूँ सिर्फ NO2 की कितना, तो ये 4 गुना बना होगा ना, तो 1/4 नहीं लिखना इसमें, DNO2 बाई डी टी, जो इसकी कंसंट्रेशन में चेंज हुआ डिवाइड बाई डी टी। ऐसे ही रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 क्या आएगा, DO2 बाई डी टी।
इतना समझ में आया, इसको पढ़ लीजिए, क्योंकि अभी आप जो इक्वेशन लिखेंगे सबसे पहले आप क्या करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे, फिर आप जितने भी रिएक्टेंट है सबका रेट ऑफ डिसअपेयरेंस लिखेंगे, मतलब माइनस, क्योंकि कई बार ना रेट ऑफ डिसअपेयरेंस दिया होगा और आपको रेट ऑफ रिएक्शन पूछा होगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन में यहाँ क्या करना पड़ेगा, हाफ से इनटू करना पड़ेगा। तो ये देख लीजिए पहले, तो इसका स्क्रीनशॉट चाहे ले लीजिए अभी फिलहाल। सबको इतना समझ में आया कि आपको अभी मैं इक्वेशन दूंगी, आपने सबका रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, और जो रिएक्टेंट है उनका रेट ऑफ डिसअपेयरेंस लिखेंगे, और जो प्रोडक्ट है उनका रेट ऑफ फॉर्मेशन लिखेंगे। तो मैं क्वेश्चन दे रही हूं क्योंकि तभी न्यूमेरिकल होंगे। ये 3 क्वेश्चन है, अपनी कॉपी में लिखिए जल्दी से। इसका मतलब, सॉरी, ये आप पहले वाला करिए, मैं आपको टाइम दे रही हूँ, आप करिए जल्दी से। कर रहे हैं? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। हाँ, क्योंकि न्यूमेरिकल में तभी समझ में आएगा जब आप ये लिखेंगे। एक डिस्कनेक्ट हो गया था, अभी तो अब कनेक्ट ये हुआ है। कर लो। अच्छा, कोई बात नहीं, बाद में देख लेना। इक्वेशन लिख ठीक लीजिए, है। एक इक्वेशन लिख लीजिए, मैं आपको दूसरा पेज पलट देती हूँ। अगर मैंने यही बताया था कि आप इस तरह से रेट लिख सकते हैं, तो एक इक्वेशन बताई थी ये वाली, तो मैंने कहा था इसका रेट ऑफ रिएक्शन आप कैसे लिखेंगे, इतना समझ में आता है ना? यस मैम। ठीक है। अब मैंने एक चीज और बताई थी, मैंने कहा था अगर आप देखें रिएक्टेंट डिसअपेयर हो रहे हैं, NO2 अपेयर हो रहे हैं, तो अगर पेपर में, एग्जाम में या क्वेश्चन में कभी भी ये मेंशन हो कि रेट ऑफ डिसअपेयरेंस ऑफ, क्योंकि रिएक्टेंट के बारे में डिसअपेयरेंस वर्ड यूज करेंगे, तो आपका आएगा -DN2O5 बाय dt। यहाँ पे स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट को इन्वॉल्व नहीं करते हैं, क्योंकि रिएक्शन ये कह रहा है कि अगर ये 2 गुना खत्म होंगे तब रिएक्शन कंप्लीट होगा एक एक टाइम, तो इसलिए यहाँ पे हम डिवाइड कर देते हैं। लेकिन ये जब आप खुद डिसअपेयर हो रहा है तो वो क्या होगा, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल डिवाइड बाय टाइम। ऐसे ही रेट ऑफ फॉर्मेशन, ये फॉर्म हो रहे हैं, तो फॉर्मेशन क्या होगा, DNO2 बाय dt। स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट आगे नहीं लिखेंगे। अगर कभी फॉर्मेशन गिवन होगा या निकालना होगा, मतलब आपको +DO2 बाय dt निकालना है, प्रोडक्ट के आगे प्लस है, इसके आगे माइनस है, तो आपको ये निकालना है। तो मैंने ये बोला है, जो आपको मैंने इक्वेशन दी है, पहले तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखिए जिसके अंदर स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट भी आते हो, फिर आप उसका रेट ऑफ डिसअपेयरेंस लिखिए, जितने भी रिएक्टेंट है सबका, जितने भी, अगर 4 रिएक्टेंट है तो चारों का लिखिए, और फिर जितने भी प्रोडक्ट है उनका फॉर्मेशन लिखिए, ये बोला है। ठीक है? ठीक है मैम। हाँ, तो अब ये वाले रिएक्शन जो है वो आप करिए इन रिएक्शंस के लिए। मतलब जो आप देखेंगे, जो पहला रिएक्शन है इसमें 2 रिएक्टेंट आ रहे हैं, मतलब दोनों का आपको, पहले तो आप रेट लिखिए, जल्दी लिखिए, मैं आपको आंसर बताऊं फिर। क्या हो गया मैम? लिख लिया मैम। लिख लिया? चलिए अभी मैं बताती हूँ। तो आपने जो पहला है उसकी, क्योंकि पहले का बता देते हैं ना ताकि आपको ये कॉन्फिडेंस हो जाए कि भाई आपने ये लिखा है। तो पहला मैं, सॉरी, यहाँ पे ना थोड़ा सा नीचे करती हूँ इसे। तो आप इसमें देखेंगे, जब आपने रेट ऑफ रिएक्शन लिखा होगा तो आपने लिखा होगा माइनस, क्योंकि यहाँ पे तो स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है ही नहीं, N2 डिवाइड बाय dt इज इक्वल टू -1/3 DH2 बाय dt। यही लिखा था आपने। और अब एक अमोनिया, यस मैम। डेल्टा भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने ये बोला कि अभी आप स्मॉल चेंज की बात करें, क्वेश्चन में अगर ये वाला डेल्टा हो तभी करें। अगर आपने डेल्टा से लिखा है कोई बात नहीं, अभी आपको मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ ना, क्योंकि न्यूमेरिकल की नहीं बात हो रही, अभी मैं आपको बोल रही हूँ। वैसे भी ये देखो, ये लिखना ना ज्यादा मुश्किल, स्पीड नहीं बनती है, अगर आप ये लिखेंगे ना तो जल्दी स्पीड बनती है। तो आप अगर क्वेश्चन में मेंशन हो ये वाला डेल्टा, तो आप ये वाला डेल्टा से लिखेंगे, अदरवाइज आप स्मॉल डी से लिखें। ठीक है?
क्योंकि ज्यादातर इंस्टेंटेनियस ही देखा गया है। तो आप Yes, ma'am. अगर मैंने आपको इक्वेशन कही, आपने डेल्टा से भी लिख दिए तो वो गलत नहीं है, क्योंकि मैंने सिर्फ इक्वेशन बोली थी। तो एक रेट आ जाएगा +1/2 डी अमोनिया बाय dt, ये लिखा होगा dt. आपने, ठीक है। और उसके बाद मैंने बोला था कि आपने इसका रेट ऑफ डिसअपेयरेंस लिखना है। तो जब आप लिखेंगे रेट ऑफ डिसअपेयरेंस, पूरा नहीं लिख रही हूं मैं, डिसअपेयरेंस ऑफ नाइट्रोजन, तो आपने लिखा होगा दिस इज इक्वल टू माइनस डी नाइट्रोजन बाय dt। dt. फिर आपने रेट ऑफ डिसअपेयरेंस ऑफ हाइड्रोजन लिखा होगा, तो वो क्या आया होगा, माइनस, इसमें 3 नहीं इंक्लूड करेंगे, माइनस DH2 बाय dt, dt. ठीक है, यही लिखा था। अब इसका अपेयरेंस है, तो रेट ऑफ अपेयरेंस ऑफ, या फॉर्मेशन कह दो, अमोनिया, तो ये क्या आ गया होगा, प्लस डी अमोनिया बाय dt, यही आया होगा। यस मैम, यही है। ठीक है, अब आप Yes, ये ma'am. थर्ड और फोर्थ कर लीजिए, जल्दी करिए। मैम थर्ड में मैम चार्जेस के साथ ही आएगा, ऊपर जो चार्ज है। हाँ हाँ, जैसे है ना Br माइनस, बीच में एक्वस वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, Br माइनस या BrO3 ब्रैकेट के अंदर ही लिखेंगे, वो बाहर नहीं आएगा, ब्रैकेट का मतलब है कंसंट्रेशन। तो इसमें 3 रिएक्टेंट है, तीनों का लिखेंगे, मतलब पहले तो रेट लिखेंगे, रेट में आपकी कितनी टर्म्स आ जाएंगी, 5 टर्म आएंगी। रेट को आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, तो वो आप लिख देंगे। तो ये क्वेश्चन भी आता है, मैं एक न्यूमेरिकल वाला एक वो दूंगी, असाइनमेंट लगा लीजिए, या उसमें क्वेश्चंस भी हैं, वो आप करेंगे बाद में जब मैं ये क्वेश्चन समझा दूंगी। उसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी, अगर आप कोई बच्चा करना चाहे तो वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ये हो गया, यस मैम। हो गया सही. यस मैम। Yes, ma'am. हो गया. आपने इधर रेट ऑफ रिएक्शन में 1/5 किया होगा, यस मैम। म्यूट करें, इधर तो माइनस आया होगा, इधर -1/6 या -1, ये +1/3, ये भी +1/3, और D ऑफ रिएक्टेंट और जो है प्रोडक्ट डिवाइड बाय dt, इस तरह से लिखा होगा कुछ। फिर उसके बाद आपने लिखा होगा रेट ऑफ डिसअपेयरेंस ऑफ Br माइनस, तो ये आया होगा dBr माइनस बाय dt। यहाँ पे हमने ये 5 को इंक्लूड नहीं किया, और जो आप इसका रेट ऑफ डिसअपेयरेंस लिखेंगे वो आ जाएगा माइनस dBrO3 माइनस डिवाइड बाय dt, यही लिखा था। ऐसे ही Yes, ma'am. हाइड्रोजन का भी आपने लिखा होगा माइनस DH प्लस डिवाइड बाय dt, दिस इज रेट ऑफ डिसअपेयरेंस। ऐसे इन दोनों का फॉर्मेशन लिखा होगा, जिसमें इनका स्टीकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इन्वॉल्व नहीं हो रहा होगा। ऐसे ही आप ये चौथे का कर लीजिए। हाँ जी आदित्य, आप कर रहे हैं? यस मैम, सही आ रहे हैं। ये हो गया, और मैं चेंज करना है इसको। यही जो हो क्वेश्चन गया। है ना, जो, हाँ, अब आपको ये बता रहे हैं, ये वाले जो क्वेश्चन है नीचे वाले, और ये मैंने इसके लिखे भी हैं एनसीईआरटी के, और कौन से इंटेक्स वाले हैं, आप इतने भी कर लेते हैं तो बहुत है। लेकिन मैंने और भी क्वेश्चन दिए हैं, जैसे और प्रैक्टिस आप करेंगे तो उसके लिए मैं अलग स्लाइड जो है वो शेयर करूंगी, उसी में से ही है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये वहीं से है, तो आप पहले क्वेश्चन को रीड कर लेंगे। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए, बस इतना जरूर चेक करिएगा कि ये इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए। जब पढ़ लें तो मुझे बता दें। Yes, ma'am. पढ़ ली. पढ़ लिए?
आपको कुछ कुछ समझ भी आ गया होगा। ये इक्वेशन दी हुई है। पहली बात तो दिस इज बैलेंस मैम इक्वेशन, ये बैलेंस इक्वेशन है, तो ये आपको इक्वेशन दी गई है। अब ये कह रहे हैं कि रेट ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है NO2 का, आपको रेट ऑफ डिसअपेरेंस निकालना है अमोनिया का और वाटर का। क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम। अब मैं इसको गिवन लिखने लगी हूं। अब पहली बात तो मैंने इक्वेशन मुझे पता थी, तो मैंने इक्वेशन लिख ली इक्वेशन के हिसाब से, क्योंकि इक्वेशन को 2 बार पढ़ने के बाद, जो क्वेश्चन था उसको 2 बार पढ़ने के बाद मुझे पता लगा कि मुझे रेट ऑफ डिसअपेरेंस वगैरह निकालना है, उसमें d/dt होता है। तो मैंने क्या किया, रेट ऑफ रिएक्शन लिख लिया। तो इस वाले में कोई दिक्कत की मैंने रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखा है तो आप मेरे से पूछ लीजिए। आप अच्छे से देखिए ध्यान से। नो मैम। भावेश कोई दिक्कत नो कि मैम। मैंने कैसे कैसे रेट लिखा है? अब देखिए जो मुझे गिवन है वो मैंने क्या लिखा, मुझे क्या गिवन था, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO, यही गिवन था मुझे। यस मैम। यस मैम। और रेट ऑफ फॉर्मेशन किसे बोलते हैं, यस प्लस मैम। DNO/dt। रेट ऑफ फॉर्मेशन किसे बोलते हैं, DNO/dt को, और उसकी वैल्यू मुझे गिवन है। इतना समझ में आया कि मैंने ये क्यों लिखा है प्लस DNO/dt? यस मैम। ठीक है। यस मैम। अब मुझे क्या निकालना है, अगर आप ध्यान से देखें, मुझे पहले पार्ट में निकालना है रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ अमोनिया। और रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ अमोनिया निकालने का मतलब है मुझे क्या निकालना है, -d/अमोनिया/dt, यही निकालना है। यस मैम। अब आप रेट की इक्वेशन देखें तो आपको उसमें से समझ आएगा कि -1/4 डी अमोनिया इज इक्वल टू +1/4 DNO/dt। अगर ना पता लग रहा हो तो मैं इस इक्वेशन की बात कर रही हूं, क्योंकि मुझे ये NO की टर्म वाला कुछ दिया हुआ है, मीन रेट ऑफ अपेरेंस दिया हुआ है, और मुझे अमोनिया का निकालना है, तो मैं ये दोनों इक्वेशन लेके चलूंगी। ठीक है, यस तो मैम। मैंने ये दोनों इक्वेशन ली। फिर मैंने माइनस, देखिए माइनस के साथ ही निकालना है, -d, माइनस को उधर मत मत शिफ्ट कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो यहाँ पे अगर आप देखें जो मुझे निकालना है, निकालना क्या है मुझे, -d कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया बाय dt। तो मैंने क्या किया, वो निकाल लिया, ये यहाँ से ये कट गया 1/4, और मेरा आंसर आ गया 3.6 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये यूनिट होती है रेट की, चाहे रेट डिसअपेरेंस हो चाहे अपेरेंस हो, इसकी यूनिट होती है। इतना समझ में आया सबको? यस मैम। ठीक है। यस अब मैम। इसका अब सेकंड पार्ट था, जो सेकंड पार्ट है वो क्या कहता है कि मुझे निकालना है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। मतलब मुझे क्या निकालना है, +DnH2O/dt। फिर मैंने, क्योंकि मुझे NO की भी कंसंट्रेशन, मुझे DNO भी पता लग चुका है, और -DN2O5, सॉरी अमोनिया था ना, क्या है वो भी पता लग चुका है। तो दोनों में से कोई भी इक्वेशन ले सकती हूँ, NO वाली भी ले सकती हूँ, क्योंकि अभी अगर आप देखें, अभी जो पीछे मैंने किया, यहाँ पे आप देखें, मैं जो वाटर है, वाटर की NO से भी निकाल सकती हूँ, और अमोनिया की कंसंट्रेशन की टर्म वाली एक्सप्रेशन से भी निकाल सकती हूँ। वाटर का है ना, दोनों से निकाल सकती हूँ, जो आपको अच्छा लगे, कंफर्टेबल लगे, आप वो ले लीजिए। मैंने तो गिवन वाला NO ही ले लिया है, तो बाद में आप इसे, ये 6/4 ऊपर चला जाएगा, 6 ऊपर चला जाएगा, तो इसे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5.4 इंटू 10⁻³ इसमें अगर किसी को दिक्कत हो तो मेरे से अभी पूछे। तो ये मैं अभी आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगी। अब आप, अगर आपको उसमें कोई दिक्कत ना हो, आप क्वेश्चन नंबर 2 को रीड करिए जल्दी से। क्वेश्चन 2 को अच्छे से पढ़ लीजिए, 2 बार पढ़िएगा।
मीटिंग खत्म हो जाएगी तो हम कल इसको कंटिन्यू करेंगे। ये मैं आपको सेंड कर दूंगी अभी ग्रुप में, तो आप रीड करके आ जाएं। अगर आपसे सॉल्व हो जाए न्यूमेरिकल, अगर जो मैंने लिखा हुआ है उस हिसाब से देखकर, तो आप वो भी सॉल्व कर सकते हैं। तो कल हम इनको डिस्कस करेंगे। और रीड पढ़ कर लिया लिया सबने? मैम। हाँ पढ़ लिया ना। अगर पर हाँ, अब इन्होंने बोला है ये एक इक्वेशन दी हुई है, फिर इन्होंने बोला है कि जो NO2 है ना उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज बाय, और मैंने आपको पहले भी बोला था बाय का मतलब होता है ये कौन सी कंसंट्रेशन ये दी हुई है, दिस इज चेंज। चेंज दिया है। हाँ, इन 5 सेकेंड, 5 सेकेंड के अंदर अंदर। तो इसका मतलब ये स्मॉल डी है या ये डेल्टा टी है, बड़ा वाला डेल्टा? डेल्टा डेल्टा 5 सेकेंड बहुत बड़े हैं मतलब। डेल्टा। मुझे रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है और मुझे निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ N2O5। अब देखिए मुझे क्या दिया हुआ है, मुझे डेल्टा NO दिए रखा है, चेंज दिया हुआ है तो मैंने वो लिख लिया। टाइम दिया हुआ है कितने समय में ये काम हुआ, तो डेल्टा टी दिया हुआ है 5 सेकेंड। याद रखिए टाइम सेकेंड में होना चाहिए, अगर मिनट में या आर में दिया हुआ है तो उसे आप चेंज कर लें, नहीं तो आपकी यूनिट भी उसी हिसाब से आ जाएगी टाइम रेट की। फिर मुझे रेट ऑफ रिएक्शन लिखना था, मैंने इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या किया, रेट ऑफ रिएक्शन लिख दिया। क्योंकि मुझे NO2 दिया हुआ है तो मैं ये वाली इक्वेशन लेके चलूंगी रेट के लिए। तो +1/4 डेल्टा NO2 डिवाइड बाय डेल्टा टी। डेल्टा NO2 की जगह पे हमारा आ जाएगा 2 × 10⁻⁻2 और डेल्टा टी क्या है 5 है, तो मेरा आंसर जो है इसको काटने वगैरह के बाद आ जाएगा 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये समझ में आया? यस मैम। यस मैम। यस मैम। हाँ, अब मुझे क्या निकालना था सेकंड पार्ट में? सेकंड पार्ट में मुझे निकालना है रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2O5। N2O5 क्या है, रिएक्टेंट है, तो माइनस डेल्टा N2O5 डिवाइड बाय डेल्टा टी। और रेट ऑफ रिएक्शन में मुझे ये पता लगा कि -1/2 डेल्टा N2O5 बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू 1/4 डेल्टा NO बाय डेल्टा टी। अब मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी है, या सीधा मैं इसको रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर भी लिख सकती थी, है ना। रेट ऑफ रिएक्शन कितना आ रहा है 10⁻³ आ रहा है, तो ये क्या हो जाता 2 ऊपर चला जाता, तो कैलकुलेशन और सिंपल हो जाती। जैसे आपका मन करे आप वैसे कर सकते हैं। ये माइनस ये तो शायद इसी के साथ रहेगा। हाँ, माइनस इधर ही रहेगा क्योंकि भाई रेट ऑफ चेंज जो है ये रिएक्टेंट है तो उसके आगे माइनस रहेगा, नहीं तो वो रेट जो होता है हमेशा पॉजिटिव टर्म होती है। ठीक है, हम इसमें स्टोइचियोमेट्रिक नहीं लेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन। हाँ तो ये क्या है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ही तो है, अपीयरेंस ही तो है, मैम रेट ऑफ रिएक्शन थोड़ी ना है ये। डिसअपियरेंस हाँ रिएक्टेंट है। हाँ ये रिएक्टेंट है खाली, ये रेट ऑफ रिएक्शन नहीं है। दिस इज रेट ऑफ चेंज NO2। अब मान लीजिए प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में क्या चेंज हो रहा है, वो अपेयर हो रहा है, फॉर्म हो रहा है, अपीयर हो रहा है। और हाँ और रिएक्टेंट